इससे बेहतर भी बना सकते थे आप, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया था, तो ऐसा बनाया है। इसमें आप देखिए मैंने आसानी से 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दिया है। इसके अलावा भी 5-6 जो आपको मॉडल आंसर मिलेगा, तो उसमें आपको और भी कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे। ठीक है, ये सारे टेक्नोलॉजी हो गए। अब हर एक टेक्नोलॉजी के साथ जो है आपको 3-3 4-4 पॉइंट लिखने हैं। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पे 3-4 पॉइंट लिखेंगे, एकदम पॉइंट वाइज चलना है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इंटरनेट, सोशल मीडिया और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में बताइएगा। जैसे देखिए सोशल मीडिया का क्या क्या यूज हो सकता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मदद हो सकता है। इसके अलावा आप गौर करेंगे कि आजकल के समय में क्राउड फंडिंग होता है ना, आपदा के समय में, तो क्राउड फंडिंग में सोशल मीडिया का हेल्प हो सकता है ना। आपको इस तरीके के पॉइंट्स बनाने हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी का 4 पॉइंट लिखेंगे कि आपदा के समय में जो है हम बीमारियां जो होती हैं आपदा के बाद, ठीक है, उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके दवा वैक्सीन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना नाम का वो आपदा ही तो था, है कि नहीं, तो उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वैक्सीन बनाया था। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते थे। फिर बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, इन सब का यूज करके जो है हम लोग बाढ़ रोधी या सूखा रोधी फसल या बीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी हाल में जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत सारी आपदाएं आती हैं, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो है जलवायु परिवर्तन रोधी या उसका रोकथाम के लिए या उससे लड़ने के लिए इस तरीके का, इस किस्म का बीज तैयार कर सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कारगर हो। ये पॉइंट हो सकता था। रोबो टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब का आप लोगों को आइडिया होगा अभी, मॉडल आंसर में भी इसको बताया जाएगा। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देखिए ये बहुत अच्छा है, आपको ये लिखना ही चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होगा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम तैयार करेगा। ठीक है, इससे क्या हो कि मिस इन्फॉर्मेशन है उसमें बहुत मिनिमम हो जाएगा, है कि नहीं। अलग अलग लेवल पे, जैसे आप गौर करेंगे कि एक प्रशासन जब होता है तो उसके कई लेवल होते हैं। सेंट्रल लेवल हुआ, स्टेट लेवल हो गया, जिला पदाधिकारी हो गए, फिर इसके अलावा बहुत अन्य अलग अलग पदाधिकारी हो गए। फिर इसके अलावा क्या होगा कि कुछ जो एकदम वहां पे काम कर रहे होंगे, जो आपदा के क्षेत्र पे जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे, वो हो गए। तो इन सबको जोड़ते हुए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हुए हम लोग एक इस तरीके का तंत्र बना सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। फिर ट्रांसपेरेंसी भी आ सकता है इससे, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, तो आप ये पॉइंट यूज कर सकते थे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। आप इसका जिक्र कर सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है त्वरितता आ जाएगी, है ना। हर चीज में जो है स्पीड बढ़ सकता है हमारा। ठीक है, सटीकता बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स बना सकते थे। जैसे भीष्म टैंक, भीष्म ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा पीटी के टाइम में। ठीक है, उसके अलावा मरम्मत कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, है कि नहीं। फिर वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है अभी वर्तमान में, बहुत इसमें जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका यूज करके हम लोग ट्रेनिंग के समय में जो है ना, यूज कर सकते हैं इसको रियल टाइम, है ना। वीआर एक अलग प्रकार का गैजेट होता है, तो उसको पहन के जो है हम लोग बिल्कुल आपदा के जैसा जो है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ट्रेनिंग के समय में मदद कर सकता है हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग साइंस एंड टेक में के जो विभिन्न अलग अलग प्रौद्योगिकी हैं, उसका आपदा एवं प्रबंधन में मदद ले सकते हैं। ये हो गया इसका सेकेंड पोर्शन। और थर्ड पोर्शन है कि बिहार सरकार और भारत सरकार की क्या क्या पहलें हो सकती हैं। तो देखिए कुछ पहलों के बारे में बताया गया है। जैसे एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बनाया गया है। एनडीआरएफ था, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड बनाया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया है। ये सब केंद्र सरकार के द्वारा ही तो किया गया है। फिर इसरो के द्वारा भी बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, और इसरो को फंडिंग केंद्र सरकार देती है, आप ये पॉइंट देते थे। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी रिवर लिंकिंग परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में आप कोसी मेची लिंक परियोजना दे सकते थे, केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐप के बारे में बता सकते हैं। सागरवाणी ऐप है, इंद्र क्विक ऐप है। ठीक है, फिर आईसीजेडएम है। ये क्या है, तो ये जो आपको कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल मैनेजमेंट के लिए ये लाया गया है। ठीक है, बिहार सरकार की पहलों के बारे में बात करें तो बीएसडीएमए, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आया है। फिर तटबंध का निर्माण है, मोटर बोट हो गए, प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान हो गया।
IIT पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया। कुछ ऐप के बारे में बता सकते हैं, इंद्रब्रज ऐप है, वेदर बिहार ऐप है, बेफिक्र ऐप है, नीतीश डिवाइस है, सेंडाई फ्रेमवर्क का हम चर्चा कर ही चुके हैं, और इसके बाद अंत में आप भूमिका लिख के इस आंसर को कंक्लूड कर सकते थे। तो ये जो है आपका पूरा जो है एक मॉडल आंसर जो होता है, जो प्रोफेसर्स को मिलता है चेक करने के लिए, उस अनुरूप आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंसर एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखिए आंसर क्या होता है ना, कि और भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और इससे बेहतर भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस अनुरूप जो है आप लिखने का प्रयास करेंगे मेरे तरफ से, जो है आपको इस तरीके से आगे भी हम लोग जब साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसी अनुरूप आपको बताया जाएगा। इतने ही टेक्नोलॉजीज के बारे में, और ये जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे भूमिका अदा कर सकता है। किसी दिन हम लोग कानून व्यवस्था के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है वो देखेंगे, किसी दिन शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, किसी दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, किसी दिन कृषि के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है उसके क्षेत्र में देखेंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी तरफ से आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, बाकी आगे जो है आपको रुपेश सर बताएंगे, और बाकी आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको आप हम लोग लेंगे। ठीक है, और पहले आप तो ये बताइए कि एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा आपको, और ये जो कॉपी इवेलुएट हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा लगा सर आपको? काफी अच्छे पॉइंट पे सर डिस्कशन किया सर, अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरीके से क्या क्या पॉइंट पे लिखना है ना, वो पता चल जाए तो आदमी कुछ लिख करके आगे निकल सकता है। नहीं बहुत ज्यादा जानता फिर भी आंसर को मतलब फ्रेम कर सकता है, लिख लिख सकता है कम से कम। और बताइए, बताइए मुझे बोला कैसा क्या? कैसा अच्छा लगा, नहीं लगा, जैसा भी लगा आप बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत गुड नहीं इवनिंग है। सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। बहुत अच्छा लगा सर एक्सप्लेनेशन जान के सर, क्योंकि लिखे थे सर तो उसमें थोड़ा सा क्या लिमिटेशंस रह गई वो सब पता चला। और सर जी प्रयास करेंगे सर, तो शुरुआत है बिल्कुल सर। बिल्कुल। और जैसे सर हम लोग का सर चेक होगा सारा, तो एक्चुअली सारे कॉपी को क्लास में डिस्कशन करना पड़ी है, तो सर कैसे हम लोग देख। सही अप्रोच होना चाहिए, एक आंसर का वो मिलेगा। ठीक है, तो आप दिन प्रतिदिन जो है ना आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि आपका बेहतर विकास हो रहा है। ठीक है, बताइए। सर टू द पॉइंट लिखना सही है या मतलब जी पैराग्राफ बनाकर लिखना ठीक रहेगा? अरे जी, पमीत कुछ बोलना चाह रहा है। आदित्य सर की जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। अच्छा, ये कुमार हर्ष है, बहुत अच्छा था सर। नीतीश डिवाइस और थंडर प्रोडक्शन वाई IIT पटना, सही है। ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन है जिज्ञासा का कि टू द पॉइंट लिखा जाए या फिर और कुछ। तो पहले इस पे फीडबैक पे चर्चा कर लें, उसके बाद फिर ये इस पे आएंगे। ये सर एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा है, आइडिया भी और हो गया। सर मेरा एक डाउट है, मतलब डाउट नहीं क्वेश्चन है सर। ये साइंस टेक का कौन कौन सा ऐसा हॉट टॉपिक्स है जिसका नोट्स बना लिया जाए कि सभी क्वेश्चन में उसका यूटिलाइज किया जा सके? टॉपिक का लिस्ट तो आज गया होगा। सर मैं लेकिन ग्रुप में हूँ नहीं ना, उतना भी एक्टिव भी नहीं हूँ सर, क्योंकि अच्छा अभी अच्छा, आप थोड़ा सा। पेड ग्रुप में नहीं है। आज टॉपिक का लिस्ट चला गया है। अच्छा इसे एक किसी दिन चर्चा भी कर देंगे, ओपन सेशन में भी चर्चा कर देंगे इन बातों की। ठीक है सर। सर जिज्ञासा का क्वेश्चन एड्रेस कर दिया जाए। जिज्ञासा का क्वेश्चन क्या था, बोलो जिज्ञासा। जी जी जी। सर जैसे टू द पॉइंट लिखते चले जाए आंसर में या पैराग्राफ वाइज बना के लिखें? ओके, देखिए ये देखिए मैक्सिमम लोगों का ये समस्या रहता है, और इसका देखिए बहुत सिंपल आंसर है। आप जब अपना आंसर लिख रहे होंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पहले अपने आंसर को पढ़िए बार बार, या किसी से चेक करवाइए, तो आप पाएंगे कि आप दो चीजें होती हैं। एक होता है कुछ लोग अपने लिटरेरी टच में, यानी साहित्यिक अंदाज जिनका बहुत अच्छा होता है, जब वो लिखते हैं तो है ना, वो चेक करने वाला जो है ना उसको मन करता है कि पढ़ते ही जाएं। जैसे आप गौर कीजिएगा कि कुछ ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं होती हैं, जब आप उसका एक लाइन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही मन करेगा अरे अगला लाइन भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके का वो अंदाज है आपके अंदर, है ना, वो
नेचुरल होता है क्या कई लोगों में, ठीक है। जैसे बहुत सारी आंसर्स इस बार मेरे पास आए थे मेंस कॉपी इवैल्यूएट करते टाइम, तो कुछ कॉपी में इतना अच्छा लिखा हुआ था, तो धारा प्रवाह था, जैसे पानी बहता है ना नदी में, उस तरीके से लिखा हुआ था, इतना अच्छा लगता था। ठीक है, तो अगर वैसा टच है आपके पास, उसके आसपास भी हैं आप, तो आप जो है फिर पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें लैग करते हैं आप, अगर आपको लगता है कि आपकी लिखनी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज लिखिए। और देखिए पॉइंट वाइज लिखने का एक फायदा और है कि आप इसमें कम से कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं, और जैसे ही कम शब्दों में आप बात रखेंगे, तो इसका फायदा आपको टाइम मैनेजमेंट में होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख पाएंगे आप कम से कम समय में, ठीक है। तो नया पैटर्न जो आया है, तो उसमें पॉइंट वाइज लिखना काफी फायदेमंद होता है। आप लोग गौर करेंगे कि ऐसी कहावतें थी कि इंग्लिश जो जिनका लैंग्वेज होता है, उनको मार्क्स ज़्यादा मिलता है। यूपीएससी में भी ये सारी चीज़ें हैं। उसका कारण क्या है ना कि इंग्लिश में जो है, आप गौर कीजिएगा कि लोग फ्रेजेज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? फ्रेजेज़ मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना, जो पूरे सेंटेंस में जो लिखा गया है, उसको शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया भी होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सब फ्रेजेस का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है को उनका आंसर जो है बहुत क्रिस्प होता है, बहुत प्रिसाइज होता है, जिसकी वजह से उनको आंसर में उनको नंबर मिलता है, ठीक है। और निबंध में क्या होता है, निबंध में आपको आदित्य सर इस बार इंग्लिश के कारण मेरा समझ ओके। निबंध के देखिए कारण। और जी, जी। और निबंध में क्या होता है कि निबंध में आपको आपको अपना साहित्यिक टच दिखाना है, उसमें आप पॉइंट पे नहीं लिख सकते हैं। तो जिनका जो है लिटरेरी अच्छा है ना? तो उनको निबंध में ज़्यादा मार्क्स आता है, उनको थोड़ा एज मिलता है ना? क्योंकि निबंध में क्या होता है, थोड़ा कहानी बना के आपको नए अंदाज में लिखना होता है, ठीक है? जीएस में आप कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो आप जो है मल्टीपल आंसर्स को लिखिए, कुछ अच्छे लोगों से आप उसको रिव्यू करवाइए, खुद आपको आइडिया देंगे कि आपका पॉइंट में लिखना बेहतर है या आपको पैराग्राफ में लिखना अच्छा है, ठीक है? मेरा पर्सनल सुझाव ये रहेगा कि आप जो है पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। उसका कारण है कि आपका बहुत समय बचाएगा। कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें लिख पाएँगे, और सर हर क्वेश्चन लिखने का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? ठीक है, बाकी देखिए रूपेश सर क्या बोलते हैं इस पे? उनका भी बिल्कुल। देखते हैं। मेरा तो कहना ये रहेगा कि जहाँ तक शब्दों की बात चल रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखें अपने एग्जामिनेशंस में। जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर के 7 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 150 शब्द को अगर हम एवरेज लेके चलें, तो 130 से 160 170 शब्द से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में आप ना लगाएं। और जब भी बच्चे मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए मेन एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, वो इस स्ट्रेटेजी को लेके चलें कि सबसे पहले जो 38 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको टैकल करें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को टैकल करें। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को टैकल करते हैं, चूंकि वो जब आप कॉपी खोलते हैं, आज के समय जो कॉपी आ रही है, तो उस कॉपी में तो पूरा क्वेश्चन प्रिंटेड रहता है, उसी बीच में स्पेस रहता है, उसी में लिखना होता है। तो आप पहला पेज उल्टाएंगे, सबसे पहले हर सेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। अगर उस शॉर्ट क्वेश्चन में आप ज्यादा समय दे दिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में या तो आप कंप्रोमाइज करेंगे या छूटेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन छूटेगा या उसमें कंप्रोमाइज करेंगे, तो एक एक लॉन्ग क्वेश्चन 38 मार्क्स का आता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वर्ड लिमिट की बात करें तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 150 का एवरेज चलेगा, 130 से 160 170 तक वर्ड लिमिट आप शॉर्ट क्वेश्चन में रखेंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, चूंकि सारे क्वेश्चन को हमको टेकल करना है, अगर आपकी स्पीड कम है तो कम से कम 350 या 400 के आसपास वर्ड लिमिट में पूरे पेज को भर दें। अगर आपका फॉन्ट राइटिंग का छोटा है तो आप पॉइंट वाइज में लिखें, या फिर डायग्राम, चार्ट, मैप, ग्राफ इत्यादि का यूज करते हुए, लेकिन उसमें स्पेस नहीं दिखना चाहिए। जो जितना भी दिया हुआ रहता है पेपर, उस पूरे पेपर को एकदम नीचे तक भर दें, कि उसको चेक करने वाले के साइकोलॉजी में ये जाए कि बच्चे को अगर एक पेज और दे देते तो बच्चा एक पेज और लिख सकता था, इसके पास नॉलेज है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का मामला चलता है वहां पे, तो इसको लिखें। दूसरा 2-3 बातें मैं और भी कहना चाहूंगा, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, कि जब भी आपके पास प्रश्न आए तो कम से कम प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ें। प्रश्नों के जितने भी टेल पार्ट्स होते हैं, उसको आप उसी समय अंडरलाइन कर लें। होती है ना कि प्रश्न में कुछ पूछा गया, उसके साथ साथ और भी कुछ पूछा गया, उसको वहीं पे अंडरलाइन करें। प्रश्न के विभिन्न खंडों को वहीं पे आप विभाजित कर लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि सभी खंडों में जो शब्दों की संख्या होती है, आप उसे चिन्हित कर लें कि हाँ, मैं भूमिका में, जैसे मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन का उदाहरण लूं, तो जैसे आप मान लीजिए कि 150 या 160 शब्दों में लिखने जा रहे हैं, तो आप इस बात को वहीं पे बांट लें, अपने माइंड में तुरंत माइंड मैप क्रिएट करें कि भूमिका में मैं 30 शब्द खर्च करने वाला हूँ। जो प्रमुख मुख्य
बॉडी लिखना है, प्रमुख प्रावधान जिसको बोलते हैं हम लोग। मुख्य बॉडी में हम लोग जो है कि उसमें 50 से 60 शब्द देंगे। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा टेल पार्ट है या फिर उसकी कुछ महत्व वगैरह को दर्शानी है तो उसमें मैं 30 शब्द का खर्च करूंगा। उसके बाद निष्कर्ष में 20 शब्दों में लेते हुए निकल जाऊंगा। बहुत बार बच्चों के सवाल मेरे पास ये भी आते हैं कि सर क्या शॉर्ट क्वेश्चन में निष्कर्ष और भूमिका लिखना चाहिए? तो हाँ, अगर आपके पास समय है और आपकी स्पीड अच्छी है तो बिल्कुल लिखना चाहिए। निष्कर्ष और भूमिका लिखने से अगर आधे मार्क्स भी आपके बढ़ जाते हैं तो वो जो है कि क्या कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक मार्क्स की लड़ाई जो होती है लास्ट में कैसे उस चीज को आप जानते हो सकता है 1 मार्क्स से आप डीएसपी बन जाए, 1 मार्क्स से एसडीएम बन जाए या फिर 1 मार्क्स से नहीं भी बन पाए। उस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जब आप क्वेश्चन लिखने के लिए जाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रैक्टिस करने के दरमियान इतना ज्यादा प्रैक्टिस करके रखें कि आप आवश्यक स्थान चिन्हित कर सकें कि मैं इस क्वेश्चन में कौन-कौन से मैप के बारे में मैप यूज करने जा रहा हूँ, ग्राफ यूज करने जा रहा हूँ, चार्ट बनाने जा रहा हूँ, चित्र बनाने जा रहा हूँ, उसको कहाँ-कहाँ पे मैं उसको यूज करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब आप इतने सिंक्रोनाइज हो जाएंगे बार-बार रिगरस प्रैक्टिस करने के बाद, तब जाकर के आपका जो आंसर होगा एक बेहतरीन आंसर होगा। और एग्जामिनेशन हॉल में कोई आंसर फ्रेम नहीं करता है। इतना बार आप प्रैक्टिस करके जाइए कि वहां क्वेश्चन दिखे और कलम दे दनादन चलना स्टार्ट हो, तुरंत फ्रेमिंग कीजिए, तुरंत आंसर लिखिए। और जहां तक बात है कि ऐसे भी एक पार्ट है इसका, तो ऐसे के सेक्शन में क्या करना है आपको कि लास्ट पेज जो होता है उसमें आप क्या कहते हैं कि एक रफ आइडिया जरूर लगाइए, क्योंकि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरह नहीं होता। उसमें बहुत सारे शब्द, करीबन 1000 के आसपास शब्द में लिखने होते हैं। तो उसमें हर पॉइंट को हम किस-किस पॉइंट को यूज करने वाले हैं उसका एक शॉर्ट फ्रेमिंग बनाइए। उसमें कि हाँ, इसको लिखेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद इस पर्सपेक्टिव को रखेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल लेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल लेंगे, कल्चरल लेंगे, सोशल लेंगे, इकोनॉमिकल लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ मुद्दा लेंगे, कुछ एंशिएंट से उठाएंगे, कुछ मिडाइवल से उठाएंगे। इस तरीके से सारा को एक सिंक्रोनाइज वे में पहले उसकी एक क्रोनोलॉजी बनाइए। उस क्रोनोलॉजी बनाने के बाद रफ में वो काम कर लीजिए, बिल्कुल काम कीजिए। रफ अगर देखेगा ना चेक करने वाला कि बच्चे ने प्रयास किया, मेहनत अच्छा किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके भी एक आध नंबर एक्स्ट्रा वो दे देते हैं। और जब आप रफ कर लेंगे ना एक बार पहले, उसके बाद जब आप लिखने के लिए बैठेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा बाद में कुछ टर्म याद आ गया, अरे ये तो छूट ही गया मेरे से, ये तुमको लिखना चाहिए था। अब आप क्या कर रहे हैं, बीच में कहीं घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो जो है कि आंसर के फ्लो को तोड़ता है। हम लोगों ने इस बार मेंस का कॉपी चेक किया था, मैंने भी किया था, आदित्य सर ने भी किया था, और कुछ बच्चे होंगे भी जो मेंस 69 का दिए थे। उनका कॉपी जिनका चेक करके बताया गया था 97 से 98% एक्यूरेसी रहा। जिनको कहा गया तुम्हारा मेंस होगा, उसका मेंस हुआ। इतनी एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान से कॉपी को चेक करते हैं। तो ये सारी बातों को जो है कि बहुत ध्यान से रखना है, और चूंकि समय ज्यादा हो गया है, फिर अगले दिन भी अगली चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर एक बार ना मेरा भी कॉपी इवेल्युएट कीजिए, मुझे आइडिया ही नहीं बन पा रहा है कि मेरा कैसा लिखा होगा। बिल्कुल जिज्ञासा, तुम्हारा भी कॉपी इवेलुएट कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सके तो एक दिन लाइव भी कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अमित कुछ बोलना चाह रहा है? यस सर। सर ये 69 का जो मेंस का कॉपी है सर, वो अपलोड किया जाएगा इवैल्यूएटेड या फिर आरटीआई करना होगा? नहीं, इवेलुएटेड अपलोड होगा ऑटोमेटिक। क्योंकि सर काफी दिन हो गया, अब तक हो जाना चाहिए। ये चेयरमैन साहब इतने लेट लतीफ हैं, क्या बोले, अभी तक तो हो जाना चाहिए था, लेकिन होगा, यस क्योंकि सर, ये तो जब मुझे प्रोसीजर लगा में कि लिखा शायद हुआ है तो ज्यादा करना लेट पड़ेगा होगा। उनको। उन पे भरोसा यस ही सर। नहीं है, करेंगे भी कि नहीं। नहीं, अब संस्थान है, संस्थान को तो अपने रूल के हिसाब से जो उसको एसओपी बनी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो उसके हिसाब से तो काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? चेयरमैन बदल गया यस तो रूल बदल यस जाएगा, सर। ऐसा थोड़ी होता है। इस बात को अतुल लेकर के तो प्रसाद को एमपी, जितना अभी एमपी में क्रेडिट। प्रोटेस्ट हो गया ना, तो चेयरमैन को पता है यस सर। नहीं करेंगे तो बच्चे प्रोटेस्ट कर देंगे। सर यस झूठी सर। इनका खुद का बात कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। अरे नहीं तो केस कर देंगे हम लोग चेयरमैन के ऊपर मिलके, टेंशन क्या लेना है। ठीक है, करेंगे करेंगे। ये यस कोई सर। लोग हैं जिनका मेंस का कॉपी चेक किया गया था इस बार 69 वाला? यस सर, मेरा किया गया था। बताओ पमित, कैसा चेक किया गया था और क्या फीडबैक दिया गया था? यस सर, जो दिया गया था लगभग वही हुआ था, बट GS2 का थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया मार्क्स। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इस बार ऐसे वाले को कम मार्क्स आए हैं, इस बात को यस सर, मानना ऐसे में पड़ेगा। भी थोड़ा सा 10 नंबर का अंतर हो गया सर। मतलब आपने कहा था कि 170 के अप्रॉक्स होगा, बट वही 62 था सर, 8 नंबर। हाँ, ऐसे में इस बार 162। ड्रास्टिकली मार्क्स कम दिए गए हैं, अदरवाइज हम लोगों यस का सर। जो सोचना था वो बिल्कुल सही था। बाकी GS1 काफी अच्छा, जो एक्यूरेट किए थे वही आया है सर। बिल्कुल। कितना था पमित आपका? GS2 में ना सर, सॉरी GS1 में ना, जी। GS1 में 168 है सर।
अच्छा अच्छा, ओके। आप लोग ऐसा करना, ये कॉपी सेंड कर देना फिर से, ठीक है, ताकि तुम्हारे जूनियर को यूज हो सके, वो देख सके कि किस तरीके से मेंस पास किया जाता है। प्रीति भी पास की थी, प्रीति का भी रह गया ना इस बार। यस सर। कितने नंबर से? 2। दोनों 2-2 वाले ही हूँ, अमित और प्रीति। सर जानबूझकर 2 नंबर से रोका जाता है क्या सर? अरे ऐसा नहीं, ये आप लोगों का बैड लक है, क्या कर सकते, इतने अच्छे अच्छे छात्र थे आप लोग। मेरे तो पता नहीं इंटरव्यू सर, में भी थोड़े कम है। तुम्हारा नहीं तो, मेरे इंटरव्यू में तो 87 इनका मार्क्स तो है। बोर्ड गड़बड़ पड़ गया मेरे था। 76 है इंटरव्यू में, 78 होता तो हो जाता। प्रीति का तो बोर्ड गड़बड़ वही है, था इंटरव्यू का। मेरा एसी में 2 नंबर दे देता तो भी हो जाता, बट हुआ ही नहीं। तो कहीं से भी मिल जाता तो। वही है, क्या कर सकते हैं, बहुत दुर्भाग्य है कि आप लोग 1-2 नंबर से, बहुत दर्द होता है कि अभी हम ऑफिसर रहते हैं, वहाँ विपार्ट में ट्रेनिंग करते रहते हैं, और यहाँ ये सेशन में यस बैठना सर, पड़ रहा है। अभी गया में होते सर, अभी घर पे। बिल्कुल, क्या कर सकते 70th में सर 70 में सर 88 है सर, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन पे सबका डाउट होता है ना, तो अगर माइनस कर दे तो बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाए, तो इसलिए डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बाउंड्री ही नीचे आ जाएगा ना पहले। प्रीति आपका बताइए। सर मेरा इसमें बिहार उतना सही तो नहीं गया, 85 के आसपास, 85 to 90 के बीच वेरी कर रहे हैं आंसर किसी। यूपी ज्यादा सही गया मेरा, उसमें मेरे 94 क्वेश्चन सही है यूपी में। ठीक है, और कोई है क्या जो 69th में मेंस हैं। लिखे 68 थे, वाले को हैं? या 68th वाले कोई हैं तो आप अपना मार्क्स शेयर कीजिए या एक्सपीरियंस बताइए। 68 में थे सर। हाँ जी बताइए बताइए। कितना। 85 to 92 के बीच में है सर। ओके, और सारे देखिए, सभी का इतना ही मार्क्स जा रहा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही रेंज ही है। ओके, ये और है क्या कोई? सर मेरा 98 बन रहा है, 111 सही है, बाकी 39 मेरा गलत है सर। आप ओके 69 ओके, 68 कुछ दिए थे? 67 दिए थे सर, 67 69 68 में नहीं हुआ था सर, प्रीलिम्स नहीं हुआ। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। और कोई है क्या? जो पहले एग्जाम दिए हों, पीटी मेंस इंटरव्यू कुछ दिए हों, उनका क्या मार्क्स आ रहा है? सर आपको तो सर बताए थे 90 115 अटेम्प्ट किए थे, और 15 गलत हुआ था। उस हिसाब से हमने जो है किया था वही लगभग 90 के अक्रॉस में ही आ रहा था। 90? मोस्टली 90 के आसपास ही हैं जो ऑलरेडी पहले भी दिए, मेरे फ्रेंड्स लोग भी दिए हैं। एक का तो 69 में 98 था तो उसका 91 आ रहा है अभी। ओके ओके, चलिए कोई नहीं, अभी ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं ना। आप एक चीज यस इस सर, ऑफिशियल में ही ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं और ज्यादा कम ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं, अमित अगर कम होगा भी ना तो आप समझिए कि वो फिर बाउंड्री ही नीचे चला जाएगा, थोड़ा घबराइए नहीं, ठीक है। सर आप इतना लेट क्यों कर रहा है? यूपी तो 2 दिन के बाद ही दे दिया था। चेयरमैन अरे या अभी देख नहीं रहे हो? इसका एग्जाम पूरा नहीं कहाँ नहीं हुआ है एक इसका? एग्जाम भी तो इसका होना है। एग्जाम भी नहीं। नहीं, और उससे री बड़ी एग्जाम बात है ना क्या है इसका। ना उसका कि तो कुछ फी तो अलग होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सेम होगा। तो ये नहीं, दूसरी चीज ये है कि अगर अभी देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और इस जी बीच में आपको भी आइडिया होगा कि कुछ क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, हाँ, ठीक वो है। तो है। और ऐसे समय में अगर आंसर की जारी करता है ना तो उस पे एक और आरोप लग जाएगा कि आप 150 क्वेश्चन भी सही सही से से नहीं बना बना नहीं पाते सकते हैं हैं कि और नहीं? उसका आंसर सर नहीं एक दे सकते। डायनेस्टी पे क्वेश्चन था मगध का, उसमें वो बहुत सारे डायनेस्टी थे जो कि मतलब नंद वगैरह का पे था। उसके बाद 2-3 डायनेस्टी आए थे, उसके ऑप्शन में था मोर देन वन, तो उसका वो जो लास्ट वाला होगा या मोर देन वन ऑप्शन होगा उसका आंसर, ये क्योंकि सिर्फ बाद आयोग में ही दोनों तीनों। ये सिर्फ आयोग ही बताएगा अब। इसी तो मैंने बता मोर देन वन किया है, बाकी सर इसमें इंस्टीट्यूट ये वाले मेरे एक ही साथ आंसर क्या दे हुआ रहे हैं। ना कि मैं उसके नीचे ये पढ़ा ही आयोग नहीं, बताओ। मतलब दिखा मुझे नंद, उसके बाद मैंने नीचे पढ़ा ही कुछ नहीं पढ़ाई कि नहीं, मैं मोर देन सेकंड वन टाइम भी में, है। पहले टाइम में कर ली बहुत सारा क्वेश्चन, मैं दोबारा से करके गलत करके आई हूँ, दिमाग लगा लगा के टाइम वेस्ट करने तो में। इसलिए आयोग आंसर की नहीं दे रहा है कि अभी अगर आयोग आंसर की दे देगी तो आग में घी डालने का काम होगा, आंदोलन और तीव्र हो जाएगा और उग्र भी हो जाएगा ये इस तो बार। अच्छा ही होगा। तो इसीलिए इनको आयोग, कर्नाटका और पीछे से सीखना चाहिए कुछ। क्या ही बताएं, आयोग के बारे में जितना बोलो उतना कम है। तो एक चीज देखिए, अब इस ऑब्जर्वेशन को आप लोग समझिए, जो कट ऑफ से डर रहे हैं कि आपके सामने आपके ही भाई ये मित्र हैं जो 69th में दिए हुए हैं, एकदम ताजा ताजा हैं सब, और इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये लोग, इसके बाद भी इनके भी नंबर 90 के ही आसपास बन रहे हैं।
तो ये जो 100 नंबर कट ऑफ का हुआ तैयार किया जा रहा है, वो कौन लड़के हैं जो लाए हुए हैं? सबसे ये क्रीम बच्चे थे ना, जो 69th में इंटरव्यू तक गए थे, लगभग क्वालिफाइड होने के योग्य ये बच्चे थे। उसके जी इनके भी मार्क्स जब इतने ही आ रहे हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं कि कट ऑफ बहुत चला जाएगा? इसलिए जो आदित्य सर ने कहा या मैंने कहा, वो उससे ज्यादा कट ऑफ जाने का चांस नहीं लग रहा। हम लोग बहुत सोच समझने के बाद ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुंह खोल दिए और कुछ भी बोल दिए, वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे आ गए। वो काम जल्दी नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है ना। अब देखिए, और फिर भी इसके बाद भी हम फिर भी कह रहे हैं, क्या डिस्क्लेमर लगा कि 4 तारीख का पेपर होने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, एकदम तार्किक बात करेंगे फिर उस समय। प्रीति, आपका मार्क्स कैसा था जीएस पेपर 1 पेपर 2 में? सर GS2 में 149 था मेरा। और पेपर 1 में? पेपर 1 में मेरा स्टैट का एक डेटा की वजह से गलत हो गया था, 157 आया था पेपर 1 का। तो क्या आपका पूरा ही स्टार्ट गलत हो गया था या कोई एक एक छोटा तो छूट क्वेश्चन गया गलत था, हुआ? एक क्वेश्चन एक्चुअली क्या हुआ था कि उसका डेटा मैंने अच्छे से देखा नहीं था, लास्ट 5 मिनट में किया था, मेरा पूरा कॉपी 50 पेज के बाद डाउनलोड ही नहीं हुआ। एक क्वेश्चन तो छूटा था 8 मार्क्स का, और मुझे ये पता नहीं है कि वो सही हुआ है गलत, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा और वो डेटा पे ही डाउट जा रहा है, और पूरा अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन करके भी नहीं बनाया था 5 मिनट में जितना नहीं, वो टाइम। चेक करके मिलेगा ना एवेलुएटेड कॉपी तो। हाँ, तब पता ऐसे चलेगा। ऐसे कैसा गया था आपका? इसे में 156 आया है, पता नहीं गया कैसा था। ठीक ही था। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम था के आपका कारण मेजर? जी ऐसे में जी मार्क्स कम आए हैं इस बार। इसमें जी इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, ओके, हिंदी ठीक मीडियम है के सर। बच्चों मेरा को जीएस 190, 210, 200, 193, 195, 196, 185 मतलब लाइन लगा हुआ है। ऐसे है ना। यस एक बच्चे सर। का मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, वो अभी ऑफिसर है, वो विभाग में ट्रेनिंग कर रहा है। उसका ऐसे का कॉपी जब मैं देखा था ना, पूरे पॉइंट फॉर्मेट में जीएस की तरह कॉपी लिखा हुआ, मुझे लग रहा था कैसे इसका क्या होगा, ऐसे में ऐसे लिखता है। मैंने पूछा कब लिखे हो, तो सर पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके ऐसे लिखे थे, उससे पहले लिखे ही नहीं थे। और पता चल रहा है कि मार्क्स कितने हैं, तो 190 के आसपास। अब सोच लीजिए कि सर, कहाँ हिंदी से मीडियम में जिनके जीएस में बहुत मतलब बेकार मार्क्स हैं, वो 110-15 भी आए हैं जिनके ऐसे GS2 में, उनके ऐसे की वजह से सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल। तो ये सब तो हुई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है यस सर सर। कि जीएस के मार्क्स को कंपनसेट कर दिया गया हो हम इंटरव्यू भी में? प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं हमारे यस सर, एसीए में बहुत गंदा मार्क्स दिया है। बहुत। खासकर मैं यूपीएससी लेवल का एसीए में लिखता हूँ सर, फिर भी 160 पे आके रोक दिया है, 62, 60 ऐसे करके। अच्छे मेरे दोस्त का भी यही कंडीशन इंग्लिश मीडियम आप का। बहुत अच्छे लड़कों का देखा है मैंने, इवन की यूपीएससी के इस बार मेंस जो बच्चे इस बार दिए थे, उसमें कुछ बहुत सारे बच्चे वो क्वालिफाइड है मेंस, अभी वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। उस बच्चे का भी मैंने कॉपी चेक किया था। और वो बच्चे जो है कि आज के समय में बीपीएससी में ऐसे में कम मार्क्स होने के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाए, यूपीएससी के इतने बेहतरीन बच्चे हैं वो, और गजब का उन्होंने ऐसे लिखा था। मतलब सोच के भी नहीं आता है समझ में, 30, 40 नंबर तक का गैप हो गया ऐसे में। किसी को आप 190 दे रहे हैं, किसी को 150 दे रहे हैं, 40 नंबर का गैप कहाँ से वो भरेगा? कहीं है कोई तरीका सर भरने का? यस सर, स्केलिंग इसलिए टाइप तो का कुछ है ही प्रोटेस्ट हो नहीं है रहा है। सर। अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम कर रहे तो आपको एक अच्छा स्केलिंग करना चाहिए, बट कुछ है ही नहीं है, जब मन वो सो नंबर डाल दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए आयोग तो सर, इतना। प्रोटेस्ट हो रहा है सर। इनको हमको लगता है हिंदी सर प्रमोट प्रोटेस्ट करने होने के के लिए कारण भी भेजा यही गया है है। ये चेयरमैन को। नहीं, ये मामला हिंदी इंग्लिश का नहीं है। इन्होंने 68 में इंग्लिश वाले को ज्यादा मार्क्स दे दिया था। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप इसको ज्यादा मार्क्स दीजिए, इसको कम मार्क्स दीजिए, सर, सबको ये थोड़ी इक्वल मार्क्स चेयरमैन दीजिए। थे, तब तो चेयरमैन ये नहीं थे ना, ये भी तो है। मतलब चेयरमैन बदल जाने से क्या कॉपी में लिखा हुआ शब्द भी बदल जाएगा क्या? मेरा कहने सर, का तो मतलब ये है। चेयरमैन पे ही डिपेंड कर रहा है ना अभी सारा कुछ, हाँ, जो ये मर्जी करे। ये गलत हो रहा है। तो सर ये चेक करने वाले को गाइड किया जाता है कि ज्यादा नंबर देना है, या वो खुद अपने मन से ही डाल देता होगा? अरे अंदर से कुछ ना कुछ तो निर्देश रहता ही होगा, अदरवाइज कैसे किसी बार हिंदी का सिक्का उछल जाएगा, किसी बार इंग्लिश का सिक्का उछल जाएगा, किसी बार यस सर, कुछ तो ये हिंदी लिटरेचर वाले का कभी उछलता था, कभी सोशोलॉजी वाले का, तो कभी क्या कहते हैं हिस्ट्री वालों का, कभी ज्योग्राफी वालों का, कभी साइंस वालों का। ऐसा तो सब दिन होते रहा है, ये अत्याचार है और क्या है। यस सर। कुछ ना कुछ तो अंदर से होता ही होगा, कौन जाने इसको। तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है कि सीरियसली इस तरीके से चीजों को स्टार्ट आगे बढ़ाते रहेंगे। समय भी काफी हो गया है, जो 2-4 बात बोलना चाहते हैं बोले, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। सर ये कहना था कि सर मैं पूछा था सर, क्या क्वेश्चन है बताओ, बता देते हैं। सर मतलब हर पेपर में GS1 और GS2 में शॉर्ट क्वेश्चन कितने रहते हैं?